जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी ही है। इसके लिए स्टैटिक जीके पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शुरू में ही बोल देते हैं। और चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न एक है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, लोहदानाला से या महदहा से। तो कहां से प्राप्त हुआ ये बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है लहुरा देव से। कहां से हुआ है? लहुरा देव से हुआ है। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। लहुरा देव से जो है क्या है, नवीन खोज है। क्या है? नवीन खोज है लहुरा देव में। और ये लहुरा देव कहाँ है? तो लहुरा देव जो है संत कबीर नगर में है। कहाँ है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यहां से किसकी खोज हुई थी? तो लहुरा देव से जो है, लहुरा देव से बात कर लेते हैं। तो लहुरा देव से क्या खोजा गया था? तो चावल की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? चावल की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? चावल की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और कोल्डिहवा से क्या मिला था? तो कोल्डिहवा से पहले मिला था, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था, लेकिन लहुरा देव से पहले मिला था। कोल्डिहवा से क्या मिला था? तो चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। कोल्डिहवा से क्या मिला था? चावल का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पे अगर बात कर लें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, क्या? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये कहां से मिला था? तो ये जो है मिला था हम लोगों को मेहरगढ़। कहां है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कहां है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, वहां से मिला था। कृषि की बात करें मतलब क्या मिला था? तो यहाँ पे गेहूं के लिए हुआ था। क्या हुआ था? गेहूं खोजा गया था। क्या खोजा गया था? तो गेहूं खोजा गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ की थी ये बताना है। लाहौर में, काबुल में, कांधार में या समरकंद में। कहाँ की थी ये बताना है। तो देखिए बाबर की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बाबर पे चर्चा कर लेते हैं। तो बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जन्म ये कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था?
फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, जहां का ये शासक बना। क्या बना? शासक बना था। कौन? बाबर। ठीक है। और बात कर लेते हैं तो ये पादशाह की पदवी जो है कब धारण किया था? तो पादशाह की पदवी जो है सर्वप्रथम कब धारण किया था? तो काबुल में किया था। कब किया था? काबुल में किया था। और कब किया था? तो 1506 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1506 ईस्वी में जो है इसने पादशाह की उपाधि धारण किया था। और इसके पहले यहाँ पे इसके जो पूर्वज थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? तो ये लोग मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। तो इसने मिर्जा की उपाधि को क्या किया? मिर्जा की उपाधि को त्याग कर इसने किसकी उपाधि धारण की? तो इसने जो है पादशाह की उपाधि धारण की थी 1506 में। ठीक है। और बाबर के मकबरे की बात कर लें तो बाबर का मकबरा जो था वो कहाँ है अभी? तो बाबर का मकबरा जो है अभी कहाँ है? तो काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। लेकिन इसका मकबरा जो पहले था, यह पहले कहाँ था? तो यह पहले जो था आगरा में था। कहाँ था? आगरा में था। कहाँ था? आगरा में था। और बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध लड़ा था। ये कब लड़ा गया था? तो ये जो है 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। और जो फिर इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध ये कब लड़ा था? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में लड़ा था। और सबसे लास्ट में लड़ा था घाघरा का युद्ध। कहाँ का युद्ध? घाघरा का युद्ध लड़ा था। और ये 1529 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1529 में लड़ा था। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जो कि युद्ध में मारा गया था। ठीक है। खानवा का युद्ध राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा के मध्य हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो था ये मेदिनी राय के मध्य हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के मध्य। किसके मध्य? मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये अफगानों से हुआ था। किससे हुआ था? अफगानों से हुआ था। और जो है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मृत्यु जो हुई थी बाबर की मृत्यु ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। घाघरा के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो घाघरा का युद्ध जो है जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? जल और स्थल लिख लेते हैं। स्थल दोनों पर लड़ा गया था। जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का होगा यहाँ पे
कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, क्या पूछा है यहाँ पे, पहले अध्यक्ष कौन हैं या कौन थे, सॉरी, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या एम.एन. जोशी? ये होगा एम.एन. जोशी, एम और एम.एन. जोशी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एम.एन. जोशी। एम.एन. जोशी थे। कौन थे ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछ रहा है, तो संस्थापक कौन थे? ये जो थे ये एम.एन. जोशी थे। क्या है? जोशी, एम.एन. जोशी इसके संस्थापक थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम मतलब इसके जो पहले या प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर लें इसकी, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्ट। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? बैप्टिस्टा थे। कौन थे? बैप्टिस्टा थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे 1776 में क्या किए थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। क्या किए थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं ये बताना है। 18 हैं, 26 हैं, 22 हैं या 19 हैं? कितनी सीटें हैं ये बताना है हम लोगों को। तो लोकसभा की यहाँ पे देखिए, लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की स्थापना क्या होती है? संरचना कहाँ बताई गई है? भारतीय संविधान में लोकसभा की संरचना कहाँ बताई गई है? तो ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81 में बताया गया है। और लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो अधिकतम सीट जो होती है वो कितनी होती है? तो पहले जो है 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हट जाने के कारण अभी कितना है? तो 550 है। ठीक है। और यहाँ पे राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सीट है वो किसके पास है? तो 80 सीट है और वो उत्तर प्रदेश के पास है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और नई लोकसभा में बैठने के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे नई लोकसभा में बैठने के लिए सीटों की संख्या, नई लोकसभा में
बैठने के लिए सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 888। कितनी है? 888 है। और यहाँ पे हम लोगों को जो है बताना है कि कितनी सीटें आरक्षित हैं। केंद्र शासित लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहले दिल्ली है केंद्र शासित कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। तो जो है दिल्ली में कितनी है? तो 7 हैं। कितनी है? दिल्ली में जो है 7 सीट है। और जम्मू और कश्मीर में जो है कितनी है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है 5 है। कितनी है? 5 है। और बाकी जितने राज्य बचे, कितने बचे? 6। तो एक शेष 6 राज्यों में जो एक है, इसी को जोड़ लेते हैं। तो जितना आएगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 5 12 और 12 6 18, यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 18 सीट आरक्षित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च, क्या दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है। कितनी है ये हम लोगों को बताना है। 20 है, 30 है, 31 है या फिर 34 है। तो कितनी है ये बताना है। तो देखिए, जो है प्रारंभ में सबसे पहली बात कर लेते हैं। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश महोदय, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र भी ये अपना किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और इसकी न्यूनतम आयु की बात कर लें, न्यूनतम आयु की बात कर ले तो न्यूनतम आयु संविधान में नहीं दिया गया है। क्या है? न्यूनतम आयु नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है। और अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं। अधिकतम, तो जो अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष है। या 65 वर्ष अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष है। ठीक है, या तो इनका जो सही तो है 65 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है, या वो नहीं है। ठीक है, और प्रारंभ में, जैसे शुरू में कितने न्यायाधीश थे, तो ये बात कर लेते हैं। तो प्रारंभ में जो थी न्यायाधीशों की संख्या, वो 7 + 1 थी, यानी 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो है 33 और प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कुल मिला जुला के 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 न्यायाधीश है। और न्यायाधीशों की संख्या में
वृद्धि कौन कर सकता है? तो वृद्धि जो है कौन करेगा? तो वो संसद द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? संसद द्वारा होगी। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी होती है? तो 3 लोगों से। संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 6 कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? किसकी बात किया है? तो कुमायूं हिमालय की बात किया है। तो कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो व्यास और सतलज, झेलम और तीस्ता, सतलज और काली, सतलज और ब्रह्मपुत्र किसके मध्य है, ये बात बतानी है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो हिमालय है ऐसे है, ये मान लेते हैं कि हमारा हिमालय है और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो यहाँ पे सिंधु नदी है। कौन? सिंधु नदी। और जब इधर चले आते हैं तो यहाँ पे क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और जैसे ये अपना हो गया क्या? हिमालय। तो ये जो है हिमालय है। अब इसी में पूछ रहा है कि इसको हम लोग कऊ घाट मतलब कऊ पार्ट में बांट देते हैं। जैसे यहां से सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद कौन सी नदी? तो सतलज नदी। कौन नदी? तो सतलज या सतलुज नदी। फिर इसके बाद काली नदी। कौन नदी? तो काली नदी। काली नदी के बाद फिर तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तो तीस्ता नदी। ये हो गए कितने पार्ट में बटा हुआ है हिमालय? तो 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट में बटा हुआ है? तो 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक भाग हम लोगों का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में एक भाग है, सतलज और काली नदी के बीच में है, काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो अब देखिए, अब जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय उसको क्या कहते हैं? तो पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है 560 किलोमीटर है। कितनी है? 560 किलोमीटर है। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है कुमायूं हिमालय कहते हैं। यानी जो पूछ रहा है क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं काली और तीस्ता नदी के बीच में, तो नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। किसके? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन हिमालय है? तो असम हिमालय है। और असम हिमालय की लंबाई जो है कितनी है? 750 किलोमीटर है। कितनी है? 750 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बताना है कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो घटते हुए क्रम में बताना है। और क्या बताना है कि भारत में जो है, भारत में गन्ना 4 गन्ना उत्पादक राज्यों में घटते हुए क्रम में
बताना है। किस क्रम में बताना है? घटते हुए क्रम में बताना है। तो देखिए भारत में सबसे पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जहां वहां पे 1 लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे कर्नाटक हो गया। कौन हो गया है? कर्नाटक हो गया, और ये नया आंकड़ा है, कर्नाटक है। और चौथे नंबर पे गुजरात है, यानी विकल्प बी ही हम लोगों को मिल गया। ठीक है, कौन है? विकल्प बी है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात है। और ये एकदम क्या है? नया आंकड़ा है। क्या है? नया आंकड़ा है जो है। और विश्व की बात करें तो विश्व में जो है पहले नंबर पे ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। प्रथम चीनी मिल कहां लगाई गई थी, ये भी बात कर लेते हैं। प्रथम चीनी मिल, जो प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी, ये 1903 ईस्वी में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1903 ईस्वी में लगाई गई थी। और कहां लगाई गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में है। कहां लगाई गई थी? प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? किनके साथ जो है इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो किनके साथ है ये बताना है हम लोगों को, कि जो इजराइल है किनके किनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। जो इजराइल कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही इजराइल का नक्शा है। तो इधर बात कर लेते हैं इजराइल में। इधर जो है लेबनान है। कौन है? लेबनान है। और इधर कौन है? सीरिया है। क्या है? सीरिया है। और इधर नीचे आ जाते हैं तो इधर जॉर्डन है। क्या है? जॉर्डन है। और इधर आ जाते हैं तो इधर क्या है? मिस्र है। इधर जो है मिस्र है। और यहीं पे बात कर लेते हैं तो यहीं पे एक झील है, जिसे क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। मृत सागर कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। अब यहां पे मान लेते हैं कि ये है, क्या है हम लोगों का? इजराइल है। ये इजराइल है। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। क्या कहाँ है? इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी कहाँ? यरूशलेम है। यरूशलेम को ही क्या बोलते हैं? तो यरूशलेम को पवित्र शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? इजराइल की राजधानी यरूशलेम को। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। क्या है? बेरूत है। सीरिया की बात कर ले तो सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है। क्या है? दमिश्क है। दमिश्क है, दमिश्क नहीं है, दमिश्क है। और जॉर्डन की राजधानी जो है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। क्या है?
अम्मान है। और मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। क्या है? काहिरा है। क्या है? काहिरा है। ठीक है, ये इनकी हो गई राजधानियां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं, किसने लिखा है ये बताना है। ये चार्ल्स डार्विन या फिर अंसर्ट हेकेल, अंसर्ट हेकेल या रॉबर्ट फिटेकर या अरस्तु। तो इसमें बात कर लेते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ये जीव विज्ञान में जीवों के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव विज्ञान में किससे संबंधित है? तो जीवों के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवों के विकास से संबंधित है। और इसकी खोज किसने की थी, सॉरी इसको लिखा किसने था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था ये 1809 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने जो अपनी ये बुक लिखी थी, ये बुक इन्होंने कब लिखी थी? तो 1859 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1859 ईस्वी में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। ठीक है। और अंसर्ट हेकेल की बात कर लेते हैं। तो ये जो हेकेल हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के मतलब प्रथम प्रयोगकर्ता थे। कौन थे? किसके? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान के क्या थे? प्रथम प्रयोगकर्ता थे। प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट हिटलेकर की बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हिटलेकर ने जीवों को जो है 5 जगत में बांटा था। कितने जगत में बांटा था? तो 5 जगत में बांटा था। किसको? जीवों को 5 जगत में बांटा था। कितने जगत में बांटा था? तो 5 जगत में बांटा था। और एक यहां पे लिख लेते हैं ऊपर। हाँ, 5 जगत में बांटा था। पहला था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? कवक। तीसरा क्या था? जंतु। चौथा जो था पादप। और 5वां जो था पोरिस्टा था। क्या था? प्रोरिस्टा। ये क्या था जो है, इन्होंने 5 जीवों को 5 जगत में बांटा था। और अरस्तु के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस
प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडान? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ये हम लोगों को बताना है। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है बताना है। तो इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन को हम लोग CuH10 से जानते हैं, रासायनिक सूत्र है। मीथेन की बात कर लें तो मीथेन जो है CNG या बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक है। क्या है? मीथेन जो है CNG या फिर ये कह लें कि बायोगैस, बायोगैस या फिर ये कह लें कि गोबर गैस, गोबर गैस का क्या है? का मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक है। ठीक है, क्या है? मुख्य घटक है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? यहां पे बात कर लेते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक, तो इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ब्यूटेन और दूसरा क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, एक किसके घटक होते हैं? एलपीजी के होते हैं। तो रिसाव, और यहां पे बात कर रहे थे कि रिसाव का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है एलपीजी से रिसाव का। ठीक है, एलपीजी से रिसाव का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। और रेडान की बात कर लेते हैं। तो रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कहां पाई जाती है? रेडान जो है धरातल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? केवल धरातल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? केवल धरातल में पाई जाती है। और रेडान मुख्य रूप से भूकंप के दौरान वायुमंडल में पाई जाती है। कब? भूकंप के दौरान। भूकंप के दौरान वायुमंडल में पाई जाती है। कहां कब पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। और इसकी रेडान की बात करें तो रेडान जो है भारी गैस है। क्या है? भारी गैस है। कैसी गैस है? भारी गैस है। और यहां पे बात कर लेते हैं कि जो पाइरेथम होता है, एक होता है पाइरेथम। जो पाइरेथम होता है इसका उपयोग जो है मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि यूएनईपी क्या है? यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहां है ये हम लोगों को बताना है। तो यूएनईपी का मतलब होता है, मतलब इसका हिंदी नाम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। और इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, हरा कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना बताना है। तो स्थापना जो है हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय जो ये केन्या में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय केन्या में है। केन्या में है। ठीक है, केन्या में है। तो केन्या कहाँ है? नैरोबी, यानी केन्या में है, नैरोबी में है। ठीक। और इसकी बात कर लेते हैं जेनेवा की। जेनेवा में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO का मुख्यालय है, और बात कर लेते हैं WTO का मुख्यालय है। ये इन सभी के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। काठमांडू की बात कर लेते हैं तो काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय। और ये सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का जो दिया हुआ है क्या है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। तो रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन कौन सा है, इसकी बात करना है। तो रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन जो है IUCN है। कौन है? IUCN है। IUCN है। तो IUCN की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो IUCN की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। IUCN का मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? तो ग्लांड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। और ये जो है रेड डाटा बुक कब से जारी कर रहा है? तो 1964 से जारी कर रहा है। कब से? 1964 से। रेड डाटा बुक जो है 1964 से जारी कर रहा है। और ये 9 श्रेणी में जारी की जाती है। कितने श्रेणी में जारी की जाती है? ये सब 9 श्रेणी में जारी किया जाता है। सब मिला के 9 श्रेणी में जारी किया जाता है इसको। ठीक है, यानी इसका विकल्प बी हम लोगों का सही है। और WWF की बात कर लेते हैं। WWF की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का होगा, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 13 है। दिया हुआ है कि जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तब मुद्रा की पूर्ति कम होती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुद्रा की पूर्ति पहले घटती है फिर बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों को बताना है कि जब भारत सरकार जो है भारत सरकार रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तो क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है,
आरबीआई है और यहाँ पे है सरकार। यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे सरकार है। अगर आरबीआई ने सरकार को ऋण दिया तो सरकार पैसा लेके क्या करेगी? सरकार जो है पैसा लेके बाजार में आएगी। बाजार में आएगी ना, सरकार पैसा लेके कहाँ आएगी? बाजार में आएगी। तो जब बाजार में आएगी तो क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। वो बहुत से सड़कें बनवा देगी, सड़क बनवा देगी, और जो इतना काम होता है सरकार का वो सब करेगी। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, आरबीआई ने कितने देशों में केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है? आरबीआई ने कितने देशों में केंद्रीय बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो कितने देशों में किया है? तो 2 देशों में किया है। और वो देश कौन कौन से हैं? तो पहला जो है पाकिस्तान है, और दूसरा का म्यांमार है। क्या है? दूसरा जो है म्यांमार है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश की किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादन है? उत्तर प्रदेश की किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादन है? कौन सा है अग्रणी उत्पादन? किसका ये बताना है। चावल का, जौ का, बाजरा का या दलहन का? तो किसका है ये बताना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो यूपी में अग्रणी फसल है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आलू है। क्या है? आलू अग्रणी फसल में है। गन्ना है, गन्ना है। फिर गेहूं भी है, गेहूं है। और जौ है। क्या है? जौ है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? डाकघर हैं, डाकघर हैं। बैंक शाखाएं सबसे अधिक हैं, बैंक शाखाएं जो है सबसे अधिक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ऑप्शन में क्या मिला? जौ, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चावल की बात करें तो चावल कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, यानी अग्रणी उत्पादन है। बाजरा जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। दलहन की बात करें तो दलहन जो है मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। ठीक। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है हम लोगों को। तो पीडी टंडन थे, आत्माराम गोविंद खरे थे, नफीसुल हसन थे, या मदन मोहन वर्मा थे? ये बताना है हम लोगों को। चलिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीडी टंडन थे। कौन थे? पीडी टंडन थे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 1937 में यूपी को क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और इसके जो उस समय के आजादी के पहले की बात हो रही है ना, तो पहले प्रधानमंत्री सीएम को ही क्या कहते थे? प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधान मंत्री, यानी उस समय का जो सीएम होता था उसको
प्रधानमंत्री कहते थे, तो वो कौन था? तो वो गोविंद बल्लभ पंत थे। क्या थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और यहाँ पे जब बात कर लेते हैं कि आजादी के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम राज्यपाल ये कौन थे हम लोगों को बताना है। प्रथम महिला सीएम कौन थी? प्रथम महिला सीएम, कौन था या थे? तो ये हो गया। और क्या बताना है? तो यहाँ पे देखिए, जो प्रथम राज्यपाल थी ये कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 के मध्य, 1963 से 1967 के बीच सीएम रही। ठीक है। और यहां पे बात कर लेते हैं कि यूपी की अब तक महिला सीएम कितनी रही हैं? तो 2 रही हैं। कौन कौन? सुचेता कृपलानी और दूसरी कौन है? मायावती हैं। पहले नंबर पे ये हैं और दूसरे नंबर पे बात करें तो कौन है? मायावती हैं। और मायावती कुल कितनी बार रही हैं? तो 4 बार रही हैं। पहली बार ये कब बनी थी? तो 1995 ईस्वी में ये सीएम बनी थी। कब बनी थी? 1995 ईस्वी में। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों का विकल्प जो है ए सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में किस जिले में स्थित है? ये बताना है। गाजियाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या प्रयागराज में? तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। 1948 में। इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। कहाँ है? मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये चेन्नई में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला जो है कोलकाता में है। दूसरा का जो है अहमदाबाद में है। तीसरा जो है जालंधर में है। और चौथा जो है कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? रामपुर, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ में है? कहाँ है ये बताना है हम लोगों को। रामपुर में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या लखनऊ में है? तो ये कहाँ है? ये जो है लखनऊ में है। कहाँ? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है।
और लखनऊ की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यही है। कहाँ है? लखनऊ में है। और एक बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। वाराणसी की बात कर लेते हैं तो वाराणसी में जो है केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की औसत लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912, 943, 902 या 906। तो कितना है? ये जो है 912 है। कितना है? लिंगानुपात 912 है। और यहाँ पे सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक तो सर्वाधिक किस जिले का है? तो ये जौनपुर का है। किसका है? जौनपुर का है। और ये 943 बात कर लेते हैं तो 943 जो है ये भारत का है। किसका है? भारत का लिंगानुपात है। कहाँ का लिंगानुपात है? भारत का लिंगानुपात है। 902 की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है। क्या है? उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है। क्या है? शिशु लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है। ठीक है। 2011 के अनुसार अगर बात करें तो यूपी का जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व जो है वो 829 व्यक्ति है। कितना है? 829 व्यक्ति है। और यहाँ पे भारत में बात कर लेते हैं कि भारत में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? अधिक और कम। तो जो अधिक है, जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो केरल में है। केरल में है। और ये पे यूटी की बात कर लें तो ये पुदुचेरी है। क्या है? पुदुचेरी है। और यहां पे बात कर लें कम में तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। और यूटी की बात करें तो ये दमन द्वीप है। क्या है? दमन द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 19 की उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? थारू है, बुक्सा है, खरवार है या बकरवाल है? तो ये कौन है? तो ये जो है बुक्सा जनजाति जो है पाई जाती है बिजनौर जिले में। और ये अपने आप को क्या बताते हैं? तो राजपूत वंश से बताते हैं। क्या बताते हैं? राजपूत वंश। ठीक है। और थारू जनजाति की बात कर लेते हैं तो थारू जनजाति जो है
दीपावली को शोक के रूप में मनाती थी, लेकिन अब नहीं मनाती है, छोड़ देते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं बिजनौर। तो बिजनौर की बात है तो बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और कुल 28 जिलों से होके गुजरती हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यहां पे लिख लेते हैं कि यूपी में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, किस जिले में जो है सबसे सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? तो वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती है। और सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश राज्य के घरेलू उत्पाद, उत्तर प्रदेश राज्य के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान है 55% है, 51% है, 48 है या 52.41 है। तो ये बताना है कितना है। तो ये जो है 48% है, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। 48% सेवा जो है घरेलू उत्पाद से होता है। और 25% की बात कर लें तो 25% किससे होता है? तो ये कृषि से होता है। और 26.5 की बात कर लें तो विनिर्माण से होता है। किससे होता है? 26.5% जो है विनिर्माण से होता है। विनिर्माण का योगदान है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, आज के टेस्ट सीरीज में हमने कुछ 25 प्रश्न रखे हैं। देखिए, इनमें से कौन सा न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो न्यूनतम आय क्या है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो कौन है ये? ये जो है राजस्थान है। और राजस्थान में अभी चुनाव हुआ, तो यहाँ के नए सीएम कौन हैं? तो नए सीएम जो है ये कौन है, ये बताना है। तो ये है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा है। कौन है? भजन लाल शर्मा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई? तो किस दिन मनाया जाता है? ये जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई की बात हो रही। तो मलाला यूसुफजई जो है कहाँ की हैं? तो ये पाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। और इनको जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ में जो थे अपने यहाँ से भारत से कैलाश सत्यार्थी थे। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली हैं सबसे कम उम्र की हैं। इनको 17 वर्ष की उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, प्रश्न संख्या 23 है कि हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की रिकर्व गर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो कौन है? सुनील चौकसी हैं, अमित मीणा हैं, पार्थ सालुंखे हैं या नरेश चौधरी हैं? ये कौन है? ये जो है पार्थ सालुंखे हैं। और ये 19 वर्ष की उम्र में जो है युवा वर्ल्ड तीरंदाजी में
स्वर्ण पदक जीते हैं और ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बना है। 9वां स्थायी सदस्य देश बना है, कौन है ये बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। कब की गई थी, 2001 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ये बीजिंग में है। कहाँ है, बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। और इसमें कौन सा देश जुड़ा है 9वें नंबर पे, तो ये ईरान जुड़ा है। कौन जुड़ा है, ईरान जुड़ा है 9वें नंबर पे। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं 9 देश लिखने की। ठीक है, तो पहले कौन है, रूस है, रूस, फिर चीन, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, और कौन है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी क्या हैं, ये सभी 8 देश हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और 9वें नंबर पे जो बना है वो कौन है, ईरान है। 9वां नंबर है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक बने हैं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, इसके निदेशक के बारे में पूछ रहा है, सीबीआई के निदेशक के बारे में। तो ये कौन बने हैं, अजय भटनागर, महावीर मीणा या विराट महाजन या दीपक शुक्ला। ये कौन बने हैं, जो है अजय भटनागर बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, अजय भटनागर बने, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। तो ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।